बच्चों इसके पहले अभी हम लोगों ने जो पढ़ा वो ऑक्सिन और जिबरेलिन का जो है वो पूरा कंप्लीट पढ़ा कि क्या इसके फिजियोलॉजिकल रोल है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसमें साइटोकाइनिन। देखो बच्चों, सबसे पहले साइटोकाइनिन को एंटी एजिंग हार्मोन कहा जाता है। उसका रीजन क्या है, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये न्यू लीफ के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है, साथ ही साथ क्लोरोप्लास्ट के फॉर्मेशन को भी प्रमोट करता है। इसके अलावा पूरे प्लांट में फूड का ट्रांसपोर्टेशन भी साइटोकाइनिन कराता है। तो अब फूड भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आप समझिए, न्यू लीव्स भी निकल रही, क्लोरोप्लास्ट भी डेवलप हो रहा है। इसका मतलब क्या है, लीफ के सेनेसेंस को, एजिंग को ये डिले कर देता है, राइट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी एजिंग हार्मोन। नाउ द सेकंड पॉइंट आपको जिब्रेलिन्स में दिया हुआ है, वो वहां पर क्या है, जिब्रेलिन्स जो होता है बच्चों, ये यहाँ पर जैसे मैं यहाँ कह रही हूँ कि ये सेल की ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, तो सेनेसेंस को डिले कर रहा है, लेकिन लीफ के सेनेसेंस को है। और जिब्रेलिन्स के लिए आपको याद करना है, वो वहां पर नॉर्मली दिया हुआ सेनेसेंस को डिले करता है, लेकिन ये लीफ सेनेसेंस जब आपसे पूछा जाए तो आपको कहना है साइटोकाइनिन। बस दोनों में यही डिफरेंस है बच्चों। अदरवाइज जब भी सेनेसेंस डिलेइंग पे क्वेश्चन आता है तो ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे साइटोकाइनिन ही आएगा। बच्चों साइटोकाइनिन को सबसे पहले जो है मिलर ने डिस्कवर किया था हेरिंग स्पर्म डीएनए से। हेरिंग क्या है, ये सी फिश है, इसके स्पर्म डीएनए से आइसोलेट किया था। और फाइनली स्कूप का नाम आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी ने स्कूप का नाम दिया तो आपको यही याद रखना है, स्कूप ने इसका नाम रखा था काइनेटिन। काइनेटिन क्या है बच्चों, 6 नाइट्रोफर्फ्यूरिन अमाइनो प्यूरिन्स, ये एडेनिन डेरिवेटिव है। सेकेंडली बाद में इसको जो है नाम दिया गया था साइटोकाइनिन। बच्चों इसमें जो है अगर आप अदर देखें, कोकोनट मिल्क है या ईस्ट का एक्सट्रैक्ट है या कॉर्न सीड है या मेज सीड है, इनमें भी साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी पाई गई। तो इसको यहाँ पे बच्चों जो नाम दिया गया वो जियाटिन है। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों इसका बायो ऐसे देखेंगे, टबैको पिथ कल्चर, क्योंकि कोई भी पिथ कल्चर, टिश्यू कल्चर जब डेवलप होता है ना तो ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का प्रॉपर रेशियो देखा जाता है। साइटोकाइनिन का कौन सा टाइप है, क्योंकि साइटोकाइनिन बहुत टाइप के होते हैं, तो साइटोकाइनिन का बाप यूज होता है। बाप मतलब BAP, बेंजाइल अमाइनो प्यूरिन्स। यहाँ पे लिखा हुआ है BAP, बेंजाइल अमाइनो प्यूरिन्स। ये जो है साइटोकाइनिन का टाइप है, स्पेशली ये यूज होता है टिश्यू कल्चर में और सेल डिविजन को प्रमोट करता है। तो चलिए बच्चों यहाँ देखते हैं सबसे पहले काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। अगर ऑक्सिन ये एपेक्स यानी एपिकल बड की ग्रोथ को प्रमोट करके लेटरल बड की ग्रोथ को सप्रेस कर रहा है, इसका मतलब उसके लेंथ को इंक्रीज कर रहा है, ठीक। तो ये उसका काउंटर एक्शन करता है, उसको काउंटर एक्ट करता है। इट मीन्स कि वो लेंथ को बढ़ना रोक करके उसकी डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, मतलब एपिकल बड की ग्रोथ को सप्रेस करके लेटरल बड या एक्सिलरी बड की ग्रोथ को प्रमोट करता है। क्लियर है। यानी एपिकल बड जो है वो तो लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल, लेकिन एक्सिलरी बड क्या करती है, ऑब्वियसली बच्चों एक्सिलरी बड या लेटरल बड या तो फ्लावर बना लेगी या तो ब्रांचेस, ऑब्वियसली प्लांट क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा। इससे मैंने यहाँ पे लिखा है काउंटर एक्शन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। अगर सीधी सीधी बात करें तो ऑक्सिन लेंथ को बढ़ा रहा है और जो साइटोकाइनिन है वो डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है। फाइन। एक क्वेश्चन था कि अगर प्लांट की टिप पर ऑक्सिन है और लेंथ को बढ़ा रहा है, इस प्लांट की प्रूनिंग कर दी जाए, मतलब प्रूनिंग करने का मतलब होता है उसके एपेक्स को हटा देना। एपेक्स हटा भाई तो ऑब्वियसली वहां एपिकल बड हट गई ना, प्लांट डेंस हो गया। इसका यूज जो है, प्रूनिंग का यूज मैंने कहा था हेज मेकिंग और ट्री प्लांटेशन में किया जाता है, टी लीफ के लिए, ठीक है। तो टी प्लांटेशन में किया जाता है। इसका मतलब इफेक्टेड हार्मोन कौन सा है, सब बच्चों ने लिख दिया फटाफट ऑक्सिन, क्योंकि ऑक्सिन के एप्लीकेशन में दिया हुआ था आपको। वो एप्लीकेशन वहां पर किसका है, प्रूनिंग का है ऑक्सिन में। इसका मतलब जो इफेक्टेड हार्मोन होगा बच्चों वो साइटोकाइनिन होगा। इसमें नेक्स्ट बच्चों मॉर्फोजेनेटिक रिस्पॉन्स आता है। मॉर्फोजेनेटिक रिस्पॉन्स का मतलब है जब भी टिश्यू कल्चर को डेवलप किया जाता है तो इसमें ऑक्सिन और साइटोकाइनिन का प्रॉपर रेशियो, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर ऑक्सिन का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो रूट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, और अगर साइटोकाइनिन का अमाउंट ज्यादा होगा तो वो शूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो ऑक्सिन साइटोकाइनिन का प्रॉपर कॉम्बिनेशन है और ये डिसाइड करेगा पहले रूट की ग्रोथ प्रमोट होगी या शूट की। फाइन। नेक्स्ट बच्चों इसमें जो है यहाँ पर फूड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में ये पूरे प्लांट में फूड के ट्रांसपोर्टेशन को इंक्रीज करता है। तो ये फूड के ट्रांसपोर्टेशन को इंक्रीज करेगा, पूरे प्लांट में ट्रांसपोर्ट करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हार्मोन मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट, मतलब इस हार्मोन के हेल्प से जो है फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं डीलिंग ऑफ लीव सेनेसेंस। बच्चों लीव का सेनेसेंस या एजिंग कैसे डिले होगी, आप सोचो। लीफ पीली हो रही है, येलो हो रही है, उसके बाद गिर गई, यानी लीफ येलो ही ना होती तो गिरती ही ना।
ये क्या करता है, नई नई लीव्स को बनाता है, साथ साथ क्लोरोप्लास्ट का डेवलपमेंट भी प्रमोट करता है। ऑब्वियसली क्लोरोप्लास्ट से बच्चों ग्रीन लीफ बनी रहेगी हमेशा, उसका सेनेसेंस डिले हो जाएगा, सेनेसेंस को खत्म नहीं किया जा सकता, एजिंग को खत्म नहीं कर सकते, हम डिले कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको रखना है, डिलेइंग ऑफ लीफ सेनेसेंस, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एंटी एजिंग हार्मोन। और ये एक्सपेरिमेंट किया था रिचमोंड और लैंग साइंटिस्ट ने, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड रिचमोंड लैंग इफेक्ट। बच्चों नेक्स्ट इसमें जो है बेंजाइल अमाइनोप्यूरिन की बात हम लोग कर चुके हैं, ये कल्चर मीडियम में यूज होता है। इसके अलावा नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं इथाइलिन। बच्चों इथाइलिन सबसे पहले क्वेश्चन आता है, कौन सा गैसियस ग्रोथ हार्मोन है, कौन सा राइपनिंग हार्मोन है, देन यू हैव टू से दैट इन दैट कंडीशन इट विल बी इथाइलिन। क्लियर? नाउ द इथाइलिन इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कजिन ही वाज अ साइंटिस्ट। आपके कजिन है, हमारे कजिन है, कजिन ब्रदर सिस्टर, बस वही स्पेलिंग कजिन है, एक साइंटिस्ट का नाम याद रखना है। तो कजिन ही फाउंड दैट there are so many ripened oranges which put together with unripe bananas and they induce ripening in unripe bananas। तो जब ripened oranges को unripe bananas के साथ रखा गया था, तो क्योंकि ये गैसियस ग्रोथ हार्मोन था, इससे उसने साइमल्टेनियसली क्या करा, जो अनराइप बनानास थे उसमें भी राइपनिंग को इंड्यूस कर दिया। इससे ये प्रूव हो गया भाई ये राइपनिंग हार्मोन है और साथ साथ क्या है, गैसियस हार्मोन भी है। मेरे ख्याल में आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट इसमें जो है, अब आर्टिफिशियली कौन सा इथाइलिन यूज हो रहा है राइपनिंग के लिए, तो आपको बताना है यहाँ पर कि वो इथीफॉन है। इथीफॉन जो है वो राइपनिंग हार्मोन है जो राइपनिंग को इंड्यूस करता है। बच्चों साथ ही साथ एक बात मैं और बता दूं, राइपनिंग अगर ओवर राइपनिंग हो जाए ना, जैसे बनाना वगैरह एकदम ओवर राइपनिंग हो गई, गल गए, तो आपको ध्यान रखना है CO2 का कंसेंट्रेशन हाई कर दिया जाए वहां पे ना, तो ओवर राइपनिंग इनहिबिट हो जाती है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन राइपनिंग इंड्यूस कौन करता है, इथाइलिन। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट बच्चों है, अब ये इथाइलिन का मैंने कहा था मिक्स्ड रिस्पॉन्स आता है। बच्चों ये ग्रोथ प्रमोटर भी होता है, ग्रोथ इनहिबिटर भी, बट लार्जली इट इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ इनहिबिटर। कैसे? देखो मैं सीधी सी बात कहती हूँ कि जो इथाइलिन है ये प्लांट की लेंथ को इंक्रीज होने से रोकता है, चाहे शूट हो या फिर रूट, लेकिन हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करता है, लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ को प्रमोट करेगा। इसके अलावा लेटरल रूट्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है और रूट हेयर्स की ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसके अलावा इसमें आप देखिएगा ये जो है ना, ये सीड जर्मिनेशन को तो प्रमोट कर रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, लेकिन साथ ही साथ सेनेसेंस है और इसके अलावा एब्सिशन है, इन दोनों को इंड्यूस करता है, जो कि नेगेटिव रिस्पॉन्स है। सेनेसेंस क्या है बच्चों, कहीं नोट कर लेना टॉप पर, सेनेसेंस मीन्स एजिंग, एब्सिशन में डिटैचमेंट ऑफ लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स इन प्रीमेच्योर कंडीशन, यानी प्रीमेच्योर कंडीशन में ही अगर लीफ गिरने लग जाए, ग्रीन है, तो ये ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर इथाइलिन बना है, एक पॉइंट मैं बहुत क्लियर कट बता दूं, जब भी ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बच्चों ज्यादा हो जाता है, इट प्रमोट्स द डेवलपमेंट ऑफ इथाइलिन, और जब इथाइलिन ज्यादा बन जाता है ना, तो ये ऑक्सीजन की सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट दोनों को इनहिबिट कर देता है कि भाई तेरा मामला खत्म, अब जो काम करना है हमें करना है। तो लीफ के मेच्योरिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है, प्लांट की भी इनफैक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर ये सेनेसेंस यानी एजिंग कॉज कर रहा है, साथ में एब्सेशन कॉज कर रहा है, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस भी दे रहा है भाई। ये इथाइलिन क्या करता है, ये सीड, ये जर्मिनेशन को प्रमोट करता है। स्पेशली आपको एग्जांपल दिया गया, आप कहोगे मैम जब रेलिस भी सीड जर्मिनेशन कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो आपको स्पेसिफिक एग्जांपल है। जब रेलिस जाओगे बच्चों किसी भी सीड में होगा, वो वहां जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा ही करेगा। लेकिन इथाइलिन क्या करता है, पीनट सीड्स आपको यहाँ पे दिया होगा कहीं, ये पीनट सीड्स में, ये देखिए पीनट सीड्स है, इसमें जर्मिनेशन इंड्यूस कर रहा है, प्लस पोटैटो ट्यूबर उसमें भी स्प्राउटिंग करता है। जबकि ऑक्सीजन क्या करता है, पोटैटो ट्यूबर की स्प्राउटिंग को रोक देता है, इनहिबिट कर देता है जर्मिनेशन को। क्लियर है? दूसरा मैंने रिस्पॉन्स पॉजिटिव बताया कि ये जो शूट है और रूट है उनके लेटरल ब्रांचेस को ग्रो कराता है, रूट हेयर्स को ग्रो कराता है। लेकिन नेगेटिव रिस्पॉन्स है कि ये वर्टिकल इलोंगेशन के, दोनों के वर्टिकल इलोंगेशन को रोक देता है। तो प्यारे बच्चों आप समझ सकते हैं कि ये जो है इलोंगेशन को अगर इनहिबिट कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, सीड जर्मिनेशन को इंड्यूस कर रहा है, तो साथ ही साथ एब्सेशन एंड सेनेसेंस को भी कॉज कर रहा है। बच्चों इथाइलिन की एक खास बात और है, जो डीप वाटर राइस प्लांट है, यानी राइस प्लांट जहां पे ग्रो कर रहा है उसमें पानी भर दिया जाता है खेतों में, तो आप दो चीज सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे, क्या वो प्लांट पानी में सड़ नहीं रहे हैं, दूसरा आपको ये सोचना है क्या उसकी रूट रेस्पायर नहीं कर रही है, भाई रेस्पायर कर रही है, लेकिन वो एनारोबिक रेस्पायरेशन है। और दूसरी चीज वहां पर क्या होता है, जिब्रेल इथाइलिन है,
ये इथाइलिन क्या करते हैं, उसके इंटरनोड को भी लॉन्गेट कर देगा और लीफ के पिटियोल को भी लॉन्गेट कर देगा, सो दैट ज्यादा से ज्यादा लीव्स पानी के ऊपर ही रहें। ये काम किसका है, इथाइलिन का, राइट। थैंक यू स्टूडेंट, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली काफ़ी संख्या में स्टूडेंट हमारी वीडियोस को देख रहे हैं और उसका लाभ उठा रहे हैं। बच्चों, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को प्रेस करिए और अपना एनरोलमेंट कराइए। बच्चों, इसके साथ ही जिन बच्चों को यहाँ पर डाउट सेशन की भी ज़रूरत है, साथ ही मटेरियल्स की भी ज़रूरत है, वो सभी हमारे प्रीमियम कोर्सेज को भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये इथाइलिन का एक और अदर फंक्शन हो गया। बच्चों, इसके अलावा इथाइलिन में आप देखिएगा, इथाइलिन जो है वो मैंने कहा था ऑक्सिन के लिए, ये पाइनएप्पल में और सीजन में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। जब पाइनएप्पल आएगा तो आपको ऑक्सिन लिखना है या फिर ऑक्सिन इथाइलिन में कोई एक ऑप्शन होगा। बच्चों, इथाइलिन क्या करता है, ये पाइनएप्पल प्लस मैंगो इन दोनों में ही और सीजन में फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है। नहीं तो आप देखिए, मैंगो में हर साल एक फर्स्ट सीजन में अगर खूब फ्रूट्स आ रहे हैं तो नेक्स्ट सीजन में फ्रूट्स कम होंगे, फिर नेक्स्ट सीजन में फ्रूट ज्यादा होंगे, उसके नेक्स्ट सीजन में फ्रूट कम होंगे। तो जिस समय फ्रूट कम है ये फ्लावरिंग को उस समय इंड्यूस कर देता है मैंगो में और पाइनएप्पल में। अब क्वेश्चन बच्चे ये समझते हैं कि मैम आप बताओ पाइनएप्पल में, या पूछा जाए पाइनएप्पल में जो है वो फ्लावरिंग को कौन इंड्यूस कर रहा है, तो आपको बच्चों ऑक्सिन और इथाइलिन दोनों में कोई एक ऑप्शन होगा। एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि आप जाके रिसर्च करिए, आपको इस पॉइंट को ध्यान से सुनना होगा। आप ये सोचिए, अगर दोनों में कोई एक ऑप्शन है बहुत इजीली आप टिक कर लेंगे। बाई चांस ये केस नहीं है तो नेक्स्ट केस क्या बनता है, या तो आपको केवल पाइनएप्पल गिवन होगा या अलोंग विद पाइनएप्पल मैंगो इज ऑल्सो गिवन। तब उस कंडीशन में ऑब्वियसली आप इथाइलिन कर दोगे। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको यही सुनना है। चलिए नेक्स्ट इसमें देखिए यहाँ हम लोगों ने बता दिया था कि ये गैशियस जो है ग्रोथ, गैशियस राइपनिंग हार्मोन है, जर्मिनेशन को इंड्यूस करता है, फ्लावरिंग जो है पाइनएप्पल और मैंगो में इंड्यूस कर रहा है, ये स्टेम रूट के एलोंगेशन को वर्टिकली रोक रहा है बट हॉरिजॉन्टल ग्रोथ को प्रमोट करता है। इसके अलावा बच्चों सेनेसेंस और एब्सेशन कॉज करता है, मतलब एब्सेशन का मतलब डिटैचमेंट ऑफ लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट। अब आप सोचो इसका कैसे यूज किया जाता होगा। इसका यूज करते हैं फ्रूट थिनिंग में, मतलब जो चेरीज हैं उन चेरीज को वहां पे अगर इथाइलिन ज्यादा हो जाए तो अपने आप जो है चेरीज के फ्रूट गिर जाते हैं। फ्रूट थिनिंग का मतलब डिटैचमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम द स्टेम, फ्रूट गिर जाएगा आसानी से। कॉटन बॉल्स हैं वो आसानी से गिर जाएंगे। इसके अलावा एक और आपको एग्जांपल दिया गया है वॉलनट का। वॉलनट भी फ्रूट आसानी से डिटैच हो जाता है। ये भी तो चाहिए भाई, ये नहीं कि वहां पे फ्रूट निकल आया, राइपनिंग हो गई, हम लोग बैठे हैं, कब उनकी नजरें इनायत होंगी, कब वो नीचे गिरेंगे और कब हम खाएंगे। आप सोचो कॉटन बॉल एक एक टूट के गिर रहा है, भैया बॉल है वो उड़ जाएगा, कॉटन हमारे किसी काम का नहीं है। तो इथाइलिन का स्प्रे भी इसीलिए किया जाता है कि वहां डिटैचमेंट हो जाए। या ऑक्सिन का एक एंटी ऑक्सिन होता है टीबा, टीबी से याद रखना, टीबा ट्राई आइडोबेंजोइक एसिड, उसका स्प्रे कर देते हैं तो भी डिटैचमेंट हो जाएगा। इसीलिए ये फ्रूट थिनिंग के लिए जो है इसका एप्लीकेशन है। फ्रूट थिनिंग ये कॉज करता है, कॉटन बॉल को डिटैच करता है। इसके साथ साथ जो वॉलनट है और स्ट्रॉबेरीज हैं, सॉरी क्या कहते हैं, चेरीज हैं, इन सब का डिटैचमेंट भी ये करता है। ये एग्जाम्पल मैं ये नाम इससे ले रही हूँ क्योंकि ये सब आपके एनसीईआरटी में है। बाकी इसका तो स्प्रे आप कहीं भी कर दोगे तो फ्रूट और फ्लावर के डिटैचमेंट हो ही जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट इसके बाद इंटरनोडल पिटियोलर इलोंगेशन मैं बता चुकी हूँ। राइस प्लांट के लिए इलोंगेशन हो सो दैट ज्यादा से ज्यादा लीफ जो है वो वाटर सरफेस से ऊपर हो। नेक्स्ट बच्चों आता है ये फीमेल फ्लावर को इंड्यूस करता है कुकम्बर में। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है, क्योंकि अगर कुकम्बर में या किसी भी कुकरबिट्स में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है तो फीमेल फ्लावर्स का नंबर ज्यादा होना चाहिए, राइट। भाई एक मेल फ्लावर भी होगा तो बहुत सारे पॉलन बना लेगा, लेकिन फीमेल फ्लावर का नंबर ज्यादा होगा तभी तो वो फ्रूट में कन्वर्ट होगा भाई। इससे फीमेल फ्लावर का नंबर बढ़ाने के लिए, फीमेल फ्लावर को इंड्यूस करने के लिए इथाइलिन का यूज होता है। आपके एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, अदरवाइज ऑक्सिन हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, इथाइलिन हो गया, सब फीमेलनेस को इंड्यूस करते हैं अलग अलग प्लांट में। केवल जिब्रेलिन एक ऐसा है जो मेलनेस को इंड्यूस करता है। क्लियर। तो फिलहाल आपको कुकम्बर याद रखना है। लास्ट इसका पॉइंट, हुक फॉर्मेशन एंड स्वेलिंग ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। जब सीड जर्मिनेट हो रहा होता है उस कंडीशन में एक्सिस की जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसकी स्वेलिंग भी करता है, प्लस अपर साइड में आप देखो एपेक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए थोड़ा सा जो ऊपर कर्व हो जाता है, हुक बन जाता है। इस हुक फॉर्मेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल है। तो बच्चों दीज आर ऑल अबाउट द इथाइलिन। अब एक हमारे पास बचता है एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एब्सिसिक एसिड।
चलिए बच्चों, अब इसमें देखते हैं। अभी हम लोगों ने ऑक्सीजन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन और इथाइलिन पढ़ लिया है। लास्ट में आता है इसमें एब्सिसिक एसिड। बच्चों एब्सिसिक एसिड क्या करता है, स्ट्रेस कंडीशन में बनता है। मतलब स्ट्रेस कंडीशन सोचिए क्या होगी, एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन हो जाए या एक्सट्रीम वाटरी कंडीशन, वाटर लॉक्ड कंडीशन हो जाए, इस तरह से कोई भी स्ट्रेसफुल बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाए, तो बहुत एडवर्स कंडीशन में ये हार्मोन बनता है। और इसलिए बनता है कि वो प्लांट को प्रोटेक्ट कर सके उस एडवर्स कंडीशन से। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड स्ट्रेस हार्मोन। बच्चों स्ट्रेस हार्मोन पे भी आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए, इसको हम लोग एब्सेशन हार्मोन या डोर्मेंट हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि ये एब्सेशन और डोर्मेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसे एब्सेशन हार्मोन या डोर्मेंट हार्मोन भी कह देते हैं। तो जो ये चीज जान लीजिएगा कि जो ये स्ट्रेस कंडीशन है उसमें बनता है और उसको प्लांट को प्रोटेक्ट करता है। तो कैसे प्रोटेक्ट करता है, जैसे मान लीजिए एब्सेशन, डिटैचमेंट ऑफ लीव्स। मान लीजिए कि कंडीशन एक्सट्रीम ड्राई हो रही है, तो उस कंडीशन में ये एब्सेशन कॉज करके लीव को गिरा देता है, क्योंकि लीव के थ्रू सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, ना लीव रहेगी ना ट्रांसपिरेशन होगा। ठीक है, तो ये ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करने का एक तरीका है। सेनेसेंस, प्लांट में मेचुरेशन जो है वो डेवलप कर देता है, कुछ लीव को सेनेसेंट कर देता है सो दैट वो डिटैच हो जाए। इसके अलावा ग्रोथ नहीं होगी तो ऑब्वियसली वाटर की रिक्वायरमेंट भी कम होगी, सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों स्टोमेटा क्लोजर, ऑब्वियसली एडवर्स कंडीशन तो स्टोमेटा को क्लोज करके ट्रांसपिरेशन रेट को रिड्यूस करेगा। ग्रोथ का इनहिबिशन कर देता है, क्योंकि अगर सीड या हमारे कोई प्लांट है वो ग्रो कर रहा है तो इसे वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, क्योंकि 99% तक तो वो एवापोरेट कर देता है और 1% ही अपने ग्रोथ को और इसमें हेल्प लेता है। तो ग्रोथ को इनहिबिट करके भी वो वाटर को कंजर्व करता है। ठीक, और इसके अलावा बच्चों आता है डोर्मेंसी। अगर सीड है, बड है, ट्यूबर है, ये सब डोर्मेंट हो जाए तो अपने आप वाटर की रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि अगर ये जर्मिनेट हो गया और प्लांट में कन्वर्ट हो गए तो इनको वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी और कंडीशन ड्राई है, हो सकता है सॉइल में भी वाटर कम हो, तो उस कंडीशन में इनकी डेथ की चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। इससे कंडीशन एडवर्स कंडीशन में इनका बनना जरूरी है। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जो हम अब स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आते जरूर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन ही है जो आते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। बच्चों फोटो पीरियोडिज्म, फोटो पीरियोडिज्म मतलब इफेक्ट ऑफ फोटो पीरियड किस पे है, ओबियसली हम लोग प्लांट्स पढ़ रहे हैं, प्लांट्स पे, यानी प्लांट्स पे फोटो पीरियड्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, उसकी फ्लावरिंग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसे कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। लाइक यूं कह सकते हैं, इट इज द इफेक्ट ऑफ रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट ऑन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, स्पेशली फ्लावरिंग। This is called, especially flowering, this is called photoperiodism, or you can say it is a response of a plant against relative length of the day and night. तो ये फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है, स्पेशली हम लोग यहाँ फ्लावरिंग को कंसीडर करते हैं, क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ तो कैसे भी हो जाए, लेकिन अल्टीमेटली फ्लावरिंग इफेक्टेड हुई तो ऑब्वियसली वेजिटेटिव ग्रोथ और सब इंक्लूडेड हो जाती है। क्लियर है बच्चों? इसमें ये देखिएगा, सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था यहाँ गार्नर और एलर्ट ने, मैरीलैंड मेमोथ वैरायटी ऑफ टबैको। एक्चुअली टबैको की एक म्यूटेंट वैरायटी को डेवलप किया गया था, उसका नाम मैरीलैंड मेमोथ रखा गया। ठीक है, तो ये मैरीलैंड मेमोथ वैरायटी टबैको की म्यूटेंट वैरायटी है। बच्चों इसमें अगर देखा गया कि लाइट, चलो ये तो लाइट के अगेंस्ट कोई प्लांट मतलब कैसा है, अपने आप को शो कर रहा है, कैसा इफेक्ट दे रहा है, ये है। लेकिन लाइट को परसीव कौन कर रहा है, कौन इस लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसके लिए बच्चों इसके पास कलर्ड प्रोटीन या पिगमेंट्स होते हैं। इसके लिए इनके पास क्या है, कलर्ड प्रोटीन्स या पिगमेंट्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं फाइटोक्रोम। ये फाइटोक्रोम जो है कहाँ प्रेजेंट होंगे, मैच्योर लीव्स की मेम्ब्रेन पर है। अगर लीफ जो है यंग लीफ है तो उस पर डेवलप नहीं होता, ये जो है ऑलरेडी इसको रिसर्च किया गया था इस पर, ये इमेच्योर लीफ पे नहीं होता, ऑल्दो कुछ एक्सेप्शन है, इवनिंग प्राइम रोज वगैरह। तो बच्चों इसमें अगर आप देखेंगे तो लीफ की मेम्ब्रेन पर फाइटोक्रोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये कलर्ड प्रोटीन्स हैं। ये लाइट स्टिमुलस को परसीव करके या लाइट को एब्जॉर्ब करके एक हाइपोथेटिकल हार्मोन बनाते हैं, विच इज कॉल्ड फ्लोरिजन। और वो जहां पर फ्लावरिंग हो रही होती है वहां पर जाकर ट्रांसपोर्ट होगा, फ्लावरिंग इंड्यूस कर देगा। इसको हाइपोथेटिकल क्यों कहा गया, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई हार्मोन आइसोलेट होकर के उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव नहीं किया गया है। एक ऐसा इमेजिन कर लिया गया कि कोई हार्मोन डेवलप हो जो फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और उसका नाम रख दिया गया फ्लोरिजन, क्योंकि फ्लावरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था। राइट, तो अब सोचो बच्चों, जैसे मैच्योर लीफ है, इसकी मेम्ब्रेन पर फाइटोक्रोम्स प्रेजेंट है। ये फाइटोक्रोम्स लाइट स्टिमुलस को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और एब्जॉर्ब करके हाइपोथेटिकल हार्मोन फ्लोरिजन बना रहे हैं। अब मतलब फ्लावरिंग यहाँ प्लांट में ऊपर होनी है, तो यहाँ से ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा इस डेवलपिंग शूट पर और यहाँ फ्लावरिंग को इंड्यूस कर देगा। यही इसका फंक्शन है।
तो बच्चों ये फाइटोक्रोम, ये आपसे पूछा गया है, इसको ध्यान रखना फोटो पीरियोडिज्म पर। इसके बाद ये फाइटोक्रोम बच्चों 2 फॉर्म्स में है, फाइटोक्रोम रेड एंड फाइटोक्रोम फार रेड। फाइटोक्रोम रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट होगा फाइटोक्रोम फार रेड में, और फाइटोक्रोम फार रेड बच्चों फार रेड लाइट को बच्चों काफ़ी संख्या में डेली हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि वी प्लीज़ इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाएं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे उसी टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल्स पे दिए हुए हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है उस चैनल पे जा करके उन सारे वीडियोस का लाभ जरूर उठाएं। एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट हो जाएगा फाइटोक्रोम रेड। तो यानी मैक्सिमम अगर इसकी एक स्ट्रेंथ देखी जाए कितनी लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है ये, तो ये 660 नैनोमीटर तक की लाइट को फाइटोक्रोम रेड एब्जॉर्ब करेगा। क्लियर है? और फाइटोक्रोम फार रेड बच्चों 730, ये 730 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, तो फाइटोक्रोम रेड लाइट को एब्जॉर्ब करेगा और एट वंस कन्वर्ट हो जाएगा फाइटोक्रोम फार रेड में, और फाइटोक्रोम फार रेड बच्चों फार रेड लाइट एब्जॉर्ब करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा फाइटोक्रोम रेड में। क्लियर है बच्चों? इसके अकॉर्डिंग अगर फोटो पीरियोडिज्म के अकॉर्डिंग देखा जाए कि भाई कितना अमाउंट लाइट का ये एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या लेंथ है उस लाइट की, कितनी देर तक की लाइट इसको रिक्वायर्ड है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो प्लांट्स 3 टाइप के होते हैं। एक लॉन्ग डे प्लांट है विच इज कॉल्ड एलडीपी ऑल्सो इन शॉर्ट, और जनरली ये टर्म यूज होता है एलडीपी एसडीपी वगैरह। तो लॉन्ग डे प्लांट या एलडीपी, अब कोई लॉन्ग डे प्लांट है तो उनको हम लोग शॉर्ट नाइट प्लांट्स भी कह सकते हैं, राइट। इसी तरह से ये शॉर्ट डे प्लांट है या ये शॉर्ट डे प्लांट्स है, यानी इसको अगर आपने लॉन्ग डे प्लांट कहा तो ये शॉर्ट डे प्लांट यानी लॉन्ग नाइट प्लांट्स है। शॉर्ट डे प्लांट के लिए एसडीपी भी यूज कर सकते हैं। और एक होता है बच्चों डे न्यूट्रल प्लांट। बच्चों लॉन्ग डे प्लांट क्या होता है? वो प्लांट जिसको लॉन्गर डे लेंथ की जरूरत है, मोर देन क्रिटिकल फोटो पीरियड, और तब उसमें फ्लावरिंग हो। यानी क्रिटिकल फोटो पीरियड मान लिया गया, मान लो लगभग 12 घंटे का है। अब उस फोटो पीरियड से ज्यादा किसको लाइट प्रोवाइड कर देंगे, फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाए, तो इसको हम कह देते हैं ये लॉन्ग डे प्लांट है। एंड द प्लांट्स विच रिक्वायर्ड शॉर्टर डे लेंथ लेस देन क्रिटिकल फोटो पीरियड फॉर सब्सिक्वेंट फ्लावरिंग, दिस इज कॉल्ड शॉर्ट डे प्लांट। ठीक है, उससे कम की लाइट की जरूरत है, इसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। और बच्चों इसके अलावा डे न्यूट्रल प्लांट है। डे न्यूट्रल प्लांट, हियर फ्लावरिंग इज नॉट अफेक्टेड बाय एनी डे लेंथ, कोई भी डे लेंथ हो फ्लावरिंग होनी है, दे आर कंसिडर्ड एज डे न्यूट्रल प्लांट और डीएनपी कहते हैं इसको। क्लियर है बच्चों? वैसे तो एग्जाम्पल इसमें बहुत सारे लॉन्ग डे प्लांट्स में है, स्पिनच है, लेट्यूज है, रेडिश है, कैरेट है, ये बहुत सारे बीट है, ये सब एग्जाम्पल इसमें आते हैं। लेकिन आपको इसमें 2 एग्जाम्पल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, यही पूछे जाते हैं और आपको यही पढ़ना है, लेट्यूज और स्पिनच। स्पिनच कहते हैं हम लोग पालक को, और लेट्यूज कहते हैं सैलड लीफ जो आती है उसको कहा जाता है। सेकंड बच्चों शॉर्ट डे प्लांट है, इसमें भी आपको 2 एग्जाम्पल्स ही पढ़ने हैं। एक टबैको जिसे तंबाकू कहते हैं, और दूसरा है सोयाबीन जिसका बोटानिकल नेम है ग्लाइसिन मैक्स, MAX, ग्लाइसिन मैक्स। या तो ग्लाइसिन मैक्स के नाम पे पूछा गया है या सोयाबीन के नाम पे पूछा गया है। ये दोनों बच्चों क्या है, शॉर्ट डे प्लांट है, राइट। अब इसके अलावा बच्चों एक पॉइंट और है, पहले मैं एग्जाम्पल बता देती हूँ फिर इस पॉइंट को डिस्कस कर ली, क्योंकि क्वेश्चन इस पॉइंट से आता है और कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। डे न्यूट्रल प्लांट क्या है? जिसमें फ्लावरिंग पर कोई भी डे लेंथ का कोई इफेक्ट नहीं होता। जैसे कुकम्बर है, मेज है, चिलीज है, टमाटोज हैं, इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्लांट है बच्चों जो हर सीजन में, कोरिएंडर है हर सीजन में आ रहा है, तो आप इसको डे न्यूट्रल मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बच्चों एक चीज और है, मैंने कहा लॉन्ग डे प्लांट्स को लॉन्गर डे लेंथ की जरूरत है और शॉर्टर प्लांट को शॉर्टर डे लेंथ की जरूरत है। यानी इसका जो क्रिटिकल पीरियड है वो लॉन्ग अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड है। इसको लाइट कितनी मिल रही है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जितना कि इंपॉर्टेंट है कि कितना लॉन्ग अनइंटरप्टेड इसके लिए डार्क पीरियड हो। ठीक है, अगर लॉन्ग अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड इसका ज्यादा है और उसमें आपने रेड लाइट इंड्यूस कर दी या रेड लाइट प्रोवाइड कर दी तो इसमें फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाएगी, क्योंकि ये शॉर्ट डे प्लांट है, इसका क्रिटिकल पीरियड ही बेटा लॉन्ग अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड है। उसमें आपने लाइट दे दी ना तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी और इसी पॉइंट से क्वेश्चन आता है। लेकिन इस इफेक्ट को हम रिमूव कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग द फार रेड लाइट। अगर ऐसा हो गया तो फिर आप एक बार फार रेड लाइट दे दो वेजिटेटिव फेज में,
जब वेजिटेटिव फेज में आपने रेड लाइट दे दी तो फ्लावरिंग अपने आप हो जाएगी, लेकिन खाली रेड लाइट आपने नाइट में दी है तो फ्लावरिंग को नहीं होने देगा। तो आपसे बोला जाता है कि मान लीजिए कोई प्लांट है जिसको 12 आवर लाइट 12 आवर डार्क पीरियड दिया गया, उस कंडीशन में जब नाइट में इसको जो है रेड लाइट दे दी गई या नाइट में लाइट प्रोवाइड कर दी गई, इसमें फ्लावरिंग इनहिबिट हो जाती है। द टाइप ऑफ प्लांट इज, तो टाइप ऑफ प्लांट क्या होगा? शॉर्ट डे प्लांट। क्लियर बच्चों? यही कंडीशन अगर इसके साथ होती तो क्या होता? लॉन्ग डे प्लांट्स। भाई शॉर्ट डे प्लांट को तो अपने नाइट में या डार्क पीरियड में लाइट दी और फ्लावरिंग रुक गई, लेकिन यहाँ अगर आप ऐसा करोगे डार्क पीरियड के समय आपने लाइट दे दी तो इसके मजे हैं, इसमें तो और अर्ली फ्लावरिंग इंड्यूस हो जाएगी, इसके लिए अच्छा है ये, इसमें फ्लावरिंग और अर्ली इंड्यूस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम है क्योंकि ये फ्लावरिंग को इंड्यूस नहीं होने देगा, ये फ्लोरिजन हार्मोन ही नहीं बनाएगा मेरे भाई। लेकिन यहाँ पर फ्लोरिजन हार्मोन जल्दी बन के फ्लावरिंग अर्ली इंड्यूस हो जाती है। अब आप सोचिए स्टिमुलस एक ही टाइप का है, किसी पे कैसा इफेक्ट करता है, किसी पे कैसा इफेक्ट करता है, ये ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म जो है ये डिपेंड करता है। फाइन, यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, कुछ भी दे दो लाइट, फ्लावरिंग होनी मतलब होनी है। क्लियर? तो डे न्यूट्रल प्लांट है, इसका कोई लाइट पीरियड फिक्स नहीं है। कैसे भी लाइट पीरियड कितना भी बड़ा या शॉर्ट लाइट पीरियड दे दो, फ्लावरिंग इंड्यूस होनी है, चाहे तीर चले चाहे तलवार चले, कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लावरिंग होनी है मतलब होनी है। चलो बच्चों, अब नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं इसका डायग्राम कि डे न्यूट्रल और इसको हम कैसे डिफाइन करें। चलिए बच्चों, अब इसमें देखते हैं अभी हम लोगों ने जो है लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल प्लांट्स पढ़े हैं। तो लॉन्ग डे प्लांट्स और शॉर्ट डे प्लांट्स होते क्या है, अगर मैं डायग्राम में हम लोगों को आइडेंटिफाई करना हो तो आप देख सकते हैं ये लॉन्ग डे प्लांट है। बच्चों लॉन्ग डे प्लांट वो प्लांट होता है, जैसे मान लीजिए मैंने ये प्लांट्स बनाए हैं, ये क्रिटिकल फोटो पीरियड है, जिससे ऊपर जाने पे यहाँ फ्लावरिंग हुई, लेकिन इस क्रिटिकल फोटो पीरियड से बिलो जाने पर यहाँ फ्लावरिंग हो रही है। ठीक है, अगर क्रिटिकल पीरियड से ज्यादा की पीरियड पे फ्लावरिंग हो रही मतलब प्लांट क्या है? लॉन्ग डे प्लांट। और अगर क्रिटिकल फोटो पीरियड से कम में लाइट प्रोवाइड करने पे फ्लावरिंग हो, इसे कहते हैं शॉर्ट डे प्लांट। मैंने कोई क्रिटिकल फोटो पीरियड यहाँ मेंशन नहीं किया है और तब भी फ्लावरिंग हो रही है, इसका मतलब ये है ये क्या है? डे न्यूट्रल प्लांट। बच्चों इसमें जो है अब हम लोग ये बस इतना यहाँ पे काफी, बाकी डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ वर्नलाइजेशन। वर्नलाइजेशन ही लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट और चिलिंग ट्रीटमेंट। देखिए जितने बाइनियल प्लांट्स होते हैं बच्चों, उसमें फर्स्ट ईयर वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, और जितने एनुअल प्लांट्स हैं उनमें फर्स्ट ईयर ही वेजिटेटिव ग्रोथ प्लस रिप्रोडक्टिव ग्रोथ दोनों दिन ही फ्लावरिंग हो जाती है। अब होता है क्या बच्चों कि अगर मैं यहाँ पर इस चीज का ध्यान दूं कि जो वर्नलाइजेशन है बच्चों, जो वर्नलाइजेशन है अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो आप देखिए कि वर्नलाइजेशन में लो टेम्परेचर उनको दिया गया है जो बाइनियल प्लांट्स हैं। फर्स्ट ईयर वेजिटेटिव ग्रोथ है, सेकेंड ईयर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ यानी फ्लावरिंग है। तो फर्स्ट ईयर ही उन प्लांट्स को यहाँ पर लो टेम्परेचर दे दिया जाता है ताकि वेजिटेटिव ग्रोथ प्रॉपर होकर के और ये फ्लावरिंग को इंड्यूस कर दे। एक स्टेटमेंट बच्चों मैंने लिखा है, इन दिस वे बाइनियल प्लांट्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनुअल प्लांट्स। बाइनियल प्लांट्स को एनुअल प्लांट्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? जो वेजिटेटिव फेज है उसी में आप लो टेम्परेचर दे दीजिए और उसके लिए मैरिस्मेटिक टिश्यूज को ही लो टेम्परेचर देना जरूरी है। अब उस कंडीशन में वर्नलिन हार्मोन तो बन गया और बहुत फास्ट फर्स्ट ईयर ही वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी और उसी साल फ्लावरिंग भी हो जाती है। यानी लो टेम्परेचर देने पर ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ईयर वेजिटेटिव फेज शॉर्ट हो जाएगी, मतलब कम टाइम पे पूरी कंप्लीट वेजिटेटिव ग्रोथ हो गई और उसी ईयर जो है वो फ्लावरिंग भी हो जाएगी। इस तरह बाइनियल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनुअल्स। ये विंटर वीट और विंटर राई का एग्जाम्पल है। दूसरा बच्चों दिया हुआ है वर्नलिन हार्मोन जो ये डेवलप हो रहा है ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और बाइनियल प्लांट्स का कुछ एग्जाम्पल एनसीईआरटी की फिजियोलॉजी में आपको यहीं पे दिया हुआ है, लाइक कैबेज है, कैरेट है एंड बीटरूट है। बच्चों यहाँ पे सीड जर्मिनेशन की बात करते हैं। सीड जर्मिनेशन क्या है? स्प्राउटिंग ऑफ सीड एंड ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। सीड को बस्ट होने के बाद छोटे सी सीडलिंग में इसका कन्वर्जन जो है ये सीड जर्मिनेशन कहलाता है। कौन कौन से फैक्टर जरूरी है? वाटर, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करके सीड कोट बस्ट होगी और जो अंदर का लाइक क्या कहते हैं वो एम्ब्रियोनल एक्सिस है वो ग्रो कर जाता है बाहर, प्लस एम्ब्रियो की ग्रोथ के लिए भी वाटर रिक्वायर्ड है। सेकंड ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन एरोबिक रेस्पिरेशन को इंक्रीज करके एनर्जी प्रोवाइड करके सीड जर्मिनेशन को सपोर्ट करता है। प्रॉपर एप्रोप्रिएट टेम्परेचर होने चाहिए उसके लिए बच्चों, और जो फोटोप्लास्टिक सीड जो केवल लाइट की प्रेजेंस में ही जर्मिनेट होते हैं उनमें लाइट भी चाहिए, जैसे लेट्यूज एंड टबैको, ये लाइट की प्रेजेंस में डेवलप होने वाले सीड या जर्मिनेट होने वाले सीड हैं, इनको पॉजिटिव फोटोप्लास्टिक सीड भी कहते हैं। बच्चों सीड में एपिजियल और हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है? पहले तो मैं सीड का एग्जांपल लूं। एक ग्राम सीड है, उसको वाटर सोक्ड होने के लिए हम लोगों ने छोड़ दिया और थोड़ा सा जर्मिनेशन हो,
तो अब आप उसके सीड कोट को इस तरह से अलग करके देखेंगे तो बीच में छोटा सा एम्ब्रियो होगा और ये दोनों कॉटिलेडन्स है। बच्चों कॉटिलेडन जिस पार्ट से एम्ब्रियोनल एक्सिस से अटैच होगा ना, इसको कहते हैं कॉटिलिडनरी नोड, यहाँ से अटैच होगा। इस कॉटिलिडनरी नोड ये प्लीम्यूल है जो आगे शूट बनाएगा, ये रेडिकल है जो रूट बनाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कॉटिलिडनरी नोड और प्लीम्यूल के बीच का जो स्पेस है उसको कहते हैं इपिकोटाइल। और ये इपिकोटाइल अगर ग्रो कर जाए ना तो क्या होगा, सीड सॉइल के नीचे ही रह जाएगा और ये ग्रो करके प्लांट ऊपर आ जाएगा। जब भी सीड सॉइल के नीचे रह जाए, जब इपिकोटाइल की ग्रोथ होगी सीड सॉइल के नीचे रह जाएगा और ये जर्मिनेशन हाइपोजियल है, जो यहाँ पे आप लोगों ने जर्मिनेशन के टाइप में लिखा हुआ है ये। और अगर बच्चों हाइपोकोटाइल ग्रो कर जाए तो हाइपोकोटाइल ग्रो करने पर हमेशा कॉटिलिडनरी नोड सहित पूरा कॉटिलिडन सीड सॉइल के बाहर आ जाएगा। मतलब बच्चों अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि ये वीडियो सभी ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके। बच्चों आपके इतने अपार स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन टीम इतनी ज़्यादा मोटिवेटेड है और बेस्ट कंटेंट आपको उपलब्ध कराने के लिए हम सभी तत्पर हैं। ही सॉइल के बाहर आ जाएगा ड्यूरिंग जर्मिनेशन, इसे कहते हैं इपीजियल जर्मिनेशन। तो इपीजियल जर्मिनेशन का बच्चों एग्जाम्पल कैस्टर एक बार आया हुआ है AIPMT के पुराने क्वेश्चन में। इसके अलावा अनियन कॉटन हो सकता है, ऑन आ रहा है ना तो ऑन द सॉइल याद रखो आप इसको। इसके अलावा पपाया, पपाया को पापा से कंपेयर करिए ऑन द सॉइल। और इसके अलावा कैस्टर है, कैस्टर को कोस्टर से कंपेयर करो जिस पे टी कप हम रखते हैं, वो ऑन द टेबल होता है, इससे उससे भी आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, ये पीजियल और जो बच्चे वो हाइपोजियल। बच्चों सीड को अगर सभी सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड कर दिया जाए उसके बाद भी सीड जर्मिनेट होने से इनकार कर दे तो उसको यहाँ पे कहा जाता है डॉर्मेंसी कंडीशन है, डॉर्मेंट है सीड। Means when all the suitable environmental conditions are provided to the seed and seeds are unable to germinate, this is called seed dormancy। मतलब सीड अभी डॉर्मेंट पीरियड में हो सकता है, उसका एम्ब्रियो उस समय इमेच्योर हो, हार्ड सीड कोटो हो सकता है जिसके कारण वाटर गैसेस अंदर नहीं आ पा रही है, हो सकता है उसका फूड सप्लाई एग्जॉस्ट कर गया हो सकता है कि उसमें जर्मिनेटिंग हार्मोन जिब्रालिन्स वो डेफिशिएंट हो गया हो सकता है कि सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट करने वाले हार्मोन एब्सिसिक एसिड वगैरह जो है वो डेवलप हो गए हो, या करेक्ट फोटो पीरियड में उसको एक्सपोजर ना मिला हो। ये सारे रीजंस हो सकते हैं जो डॉर्मेंसी को इंड्यूस करते हैं बच्चों। तो उस कंडीशन में आपको देखना है कि डॉर्मेंसी को ब्रेक कैसे किया जाए। मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल प्रेशर, यानी वो हार्ड सीड कोट था तो उसकी पिटाई कर करके सीड कोट को ब्रेक कर दो, अपने आप जर्मिनेट हो जाएगा। आप देखो जो कोरिएंडर का सीड है, धनिया का सीड, उसको आपने यूं ही फेंक दिया तो कभी जर्मिनेट नहीं होता, आप भूल भी गए तो बहुत कई 3-4 महीने बाद एक छोटा सा प्लांट निकल के आ रहा है बाहर। लेकिन अगर इसी को आपने वाटर सोक्ड होने के लिए छोड़ दिया और एक कॉटन क्लोथ में बांध करके थोड़ा सा मैकेनिकल प्रेशर दे दिया और सीड कोट बस्ट हो गए, अब इसको ग्रो करा लो, देखो बहुत तेजी से ग्रो हो जाएगा। दूसरा बच्चों करेक्ट लाइट पीरियड, सही लाइट पीरियड चाहिए, किसको कितनी लाइट अवेलेबल है उतना देना है, कौन सा लाइट के एब्सेंस में हो रहा है ये भी ध्यान रखना है। स्कारिफिकेशन, बहुत बड़ा सीड है, हार्ड सीड कोट है, उसमें स्कार या चीरा लगा दो, कट लगा दो तो उसका जर्मिनेशन फास्ट हो जाएगा बच्चों। स्ट्रैटिफिकेशन में बच्चों क्वेश्चन आपका पुरानी AIPMT में आया हुआ है। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है लो टेम्परेचर दीजिए उन सीड्स को, उसके साथ साथ प्रॉपर एरेशन और हाइड्रेशन भी जरूरी है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रैटिफिकेशन और सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों ये प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, यानी जो आप प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे थे, ये आज कंप्लीट हो गया है और अब अभी कंप्लीट हो चुका है ये। और इसमें अब आपको कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों कुछ इसमें नीट में आए हुए क्वेश्चंस के हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा उसके बारे में पढ़ लें। सबसे पहले 2012 में देखो एक क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है ऑपोजिट रोल। कुछ हार्मोन्स एंटागोनिस्टिक रोल प्ले करते हैं, कुछ सिनर्जिस्टिक करते हैं, मतलब साथ में मिलकर के रिस्पॉन्स देते हैं। तो एंटागोनिस्टिक यानी ऑपोजिट इफेक्ट कौन दे रहा है इसका, एब्सिसिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड, जियाटिन और इथाइलिन। तो आपको देखना है कौन सा हार्मोन एंटागोनिस्टिक जिब्रेलिक एसिड का है, ऑब्वियसली एबी है। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो एबीए जो है वो सभी का एंटागोनिस्टिक है ऑलमोस्ट, लेकिन आपको एनसीईआरटी ने डायरेक्ट लाइन दी हुई जिब्रेलिन का एंटागोनिस्टिक है क्योंकि सीड जर्मिनेशन को ये इनहिबिट कर रहा है तो वो प्रमोट करता है। ठीक है, दूसरी चीज जो है एब्सिसिक एसिड, ये यहाँ पर जो है बहुत सारे नेगेटिव रिस्पॉन्स देता है तो एंटागोनिस्टिक आप सीधे सीधे एबीए लिख देंगे।
नेक्स्ट है बच्चों वनलाइजेशन स्टिमुलेट्स फ्लावरिंग इन। वनलाइजेशन किसमें फ्लावरिंग को इंड्यूस करेगा? ऑब्वियसली जो बाइनियल प्लांट्स होंगे, बाइनियल का एग्जांपल दिया हुआ है आपको कैरेट, ठीक है, बाकी जिंजर है और जमीकंद है और इसके अलावा टर्मरिक है, ये सब पेरिनियल्स हैं, मतलब कई सालों तक सॉइल के अंदर ये सर्वाइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए बच्चों 2015 में आया हुआ क्वेश्चन, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स इज। टिपिकल ग्रोथ कर्व क्या आता है? लीनियर तो आता ही नहीं, एक है स्टेप शेप्ड हो गया, पैराबोलिक हो गया, ऑब्वियसली ये होगा यहाँ सिग्मॉइड, क्योंकि सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व ही जो है जनरली प्लांट में प्रेजेंट होगा। What causes green plants bend towards light after exposure in light? अगर लाइट में एक्सपोज कर दिया जाए प्लांट को तो क्या बेंडिंग का रीजन है इसका? ग्रीन प्लांट सीक लाइट एज दे आर फोटोट्रॉपिक, क्योंकि प्लांट फोटोट्रॉपिक है, इससे वो लाइट को सर्च करते रहते हैं, ये रीजन ही नहीं है। लाइट स्टिमुलेट्स प्लांट सेल्स ऑन लाइटेड साइड टू ग्रो फास्टर, यानी ये दे रहा है कि अगर लाइट स्टिमुलेट करता है प्लांट सेल्स में लाइट की तरफ ग्रो करने के लिए, ये भी कोई रीजन नहीं है कि वो क्यों बेंड हो रहा है, क्योंकि लाइट उसको प्रमोट करता है उसकी तरफ ग्रो करो, ये रीजन नहीं है। ऑक्सीजन एक्यूमुलेट्स ऑन शेडेड साइड एंड स्टिमुलेटिंग ग्रेटर सेल इलोंगेशन देयर, ये सही है। आपको रीजन देना है क्यों वो लाइट की तरफ बेंड हो जाता है, इसका रीजन ये कि ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन नॉन इल्यूमिनेटेड साइड या डार्क साइड में होता है या शेडेड साइड में हो रहा है, इससे वो स्टिमुलेट करता है ग्रेटर सेल इलोंगेशन को, ज्यादा सेल वहां इलोंगेट हो जाएगी, राइट। तो आंसर करेक्ट है। अब ग्रीन प्लांट्स नीड लाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इससे इस तरफ ग्रो कर रहा है, ये तो कोई रीजन ही नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक एम्स पे 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। एम्स का 2006 का क्वेश्चन देखिए, वन हार्मोन, इसमें 3 कैरेक्टर्स दिए और आपको हार्मोन को रेस्पेक्टिवली इसके बारे में बताना है किसके बारे में ये। एक दिया हुआ है वन हार्मोन हेस्टेन्स द मैच्योरिटी पीरियड इन जुवेनाइल फेज। एक मिनट में इसमें सर्च कर लेती हूँ, आप इधर से चेक कर लो। इसमें एक क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है, एम्स का ही है, वन हार्मोन हेस्टेन्स मैच्योरिटी पीरियड इन जुवेनाइल स्टेज है और कॉमा लगा के लेट्स लिखा है कंट्रोल जाइलम डिफरेंशिएशन और व्हाइल द थर्ड हार्मोन इंक्रीजेस द टॉलरेंस ऑफ प्लांट टू द वेरियस स्ट्रेस। ये ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। आप देखिए एक हार्मोन ऐसा है जो मैच्योरिटी पीरियड को मतलब हेस्टन करके इसको बढ़ा करके जुवेनाइल फेज को हटा रहा है, तो वो ऑक्सिन हो जाएगा, सॉरी जिब्रेलिक एसिड हो जाएगा। दूसरा क्यों? क्योंकि सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहा है, जब तक सीड मैच्योर नहीं हो जाएगी तब तक जर्मिनेट नहीं करेगा। सेकंड आपको दिया गया जाइलम डिफरेंशिएशन के लिए बच्चों ऑक्सिन होता है, तो जिब्रेलिक एसिड ऑक्सिन हो गया। और थर्ड इसमें दिया गया है टॉलरेंस ऑफ प्लांट, इंक्रीजेस टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस स्ट्रेस, तो इसमें स्ट्रेस हार्मोन ए भी आएगा, सो हियर आंसर विल बी सी। बच्चों कुछ क्वेश्चन इसके और हैं जो हम लोग डिस्कस कर ले। 2018 एम्स में ही आया हुआ है, साइटोकाइनिन इन्वॉल्व्स। साइटोकाइनिन क्या इन्वॉल्व करता है? काइनेटिन, जियाटिन, बेंजाइल अमाइनोप्यूरिन, बाप। तो मैंने कहा था ये तीनों ही एग्जांपल साइटोकाइनिन के, ये करेक्ट है। बाकी में आप देख लो जिब्रेलिक एसिड 3 इंडोल ब्यूटेरिक एसिड, काइनेटिन। तो बच्चों इसमें से काइनेटिन को छोड़ के साइटोकाइनिन कोई भी नहीं है। थर्ड ऑप्शन में था जियाटिन, जिब्रेलिक एसिड 3 एंड बाप, बीएपी, बाप, बेंजाइल अमाइनोप्यूरिन, ये साइटोकाइनिन है केवल। बाकी दोनों क्या है? जिब्रेलिक एसिड, इससे ये रॉन्ग हो गया। इंडोल एसिडिक एसिड, जियाटिन एंड काइनेटिन, तो ऑब्वियसली ये भी रॉन्ग होगा। तो करेक्ट आंसर विल बी फर्स्ट वन, द काइनेटिन, जियाटिन एंड बीएपी। बच्चों एक और आया हुआ है 2018 का, ऑक्सिन वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, आंसर किया था। एक क्वेश्चन था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड के लिए रॉन्ग क्या है? इट हेल्प्स इन जनरल प्लांट मेटाबॉलिज्म, यही रॉन्ग है, क्योंकि जनरल प्लांट मेटाबॉलिज्म को तो प्रमोट करता ही नहीं, तो एडवर्स कंडीशन में बना हुआ है, इससे आंसर ये करेक्ट गया था। इसके अलावा इसमें बच्चों कुछ क्वेश्चन है जो मैं पढ़ना चाहती हूँ, एक बार आप सुन लीजिएगा। एक क्वेश्चन था ऑक्सिन कैन बायो एसिड बाइंड। ऑक्सिन का बायो एसिड क्या है आपको तो यही बताना था। लेट्यूज हाइपोकोटाइल इलोंगेशन, दूसरा था एवेना कोलियोप्टाइल कर्वेचर, बस यही था इसका। मैंने कहा था एवेना कर्वेचर टेस्ट या कोलियोप्टाइल टिप टेस्ट आएगा, तो यही ऑप्शन है एवेना कोलियोप्टाइल कर्वेचर। हाइड्रोपोनिक्स है, फोटोमीटर, सब रॉन्ग हो गया। इसके अलावा बच्चों इसमें से एक क्वेश्चन इस तरह फॉर्म में भी आया, यू आर गिवन अ टिश्यू विद इट्स पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन इन एन आर्टिफिशियल कल्चर, मतलब सीधे टिश्यू कल्चर दिया गया है, ठीक है, उसमें को टिश्यू को रख दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हार्मोन वुड यू एडेड टू द मीडियम सिक्योर शूट एज वेल एज रूट। तो शूट और रूट की ग्रोथ को कौन प्रमोट करता है? ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आंसर गया था। ऑक्सिन रूट की ग्रोथ को और साइटोकाइनिन शूट की ग्रोथ को प्रमोट करेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन था बच्चों 2017 नीट का क्वेश्चन है, फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ।
तो मैंने कहा था अर्ली स्टेज में जो गिर रहा है इसको कौन प्रिवेंट करेगा, ऑब्वियसली ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन डेफिशिएंट है। ये 2017 का क्वेश्चन था। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चन आए हुए, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में, उसमें भी स्पेशली प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हम लोगों के पास केवल एक मिनरल न्यूट्रिशन है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आपको कोई भी क्वेरीज हो, डाउट हो, आप मेरे इस नंबर पे सेंड कर सकते हैं 9782526646। बच्चों ये मेरा जो है सेल नंबर है, आप इस पे अपने क्वेरीज व्हाट्सएप पे जो है पूछ सकते हैं, नॉर्मल मैसेज पे पूछ सकते हैं। कोशिश करेगा ये जो है व्हाट्सएप पे पूछें। तो मेरे ख्याल में आपको ये अच्छे से समझ आ गया। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो 100% श्योर कि आपका सारा क्वेश्चन इसी से कवर होगा। थैंक यू बच्चों अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई है तो बाकी के कंटेंट के लिए इस नंबर पे कॉल करें 1800212179। थैंक यू।